दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हो पाया है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। और हम 2024 से लेकर के 2011 के सभी पेपरों के पैटर्न को आपको आसान भाषा में समझा देंगे कि किन शब्दों से प्रश्न सही होते हैं और किन शब्दों से प्रश्न गलत होते हैं। यकीन मानिए, आपने ये छोटी सी बात समझ ली तो किसी का बाप भी आपको सीटेट पास करने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों, इससे पहले हमने 2023, 2024 और 2021 के पेपरों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम दिसंबर 2019 की सीडीपी पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? पहला है यंत्रवत याद कराना। दूसरा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तीसरा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। चौथा है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था यंत्रवत शब्द हमेशा गलत होता है और याद करना भी हमेशा गलत ही होगा, और हम बच्चों का वर्गीकरण किसी भी आधार पर नहीं करेंगे। और एक चीज़, केवल शब्द, ये तीनों शब्द हमेशा गलत होंगे, चाहे प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ऑप्शन हैं सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं, पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, ये दोनों सन्निहित हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। पहला है अनुबंधन द्वारा अर्जित है। दूसरा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तीसरा है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। चौथा है प्रबलन पर केंद्रित है। दोस्तों, यंत्रवत याद करना शब्द आ गया तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब आपका प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अगला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था, याद करना हर स्थिति में गलत होगा। कोई भी कंडीशन याद करने को सही नहीं ठहरा सकती। जब भी आपको ऑप्शन में याद करना शब्द दिखाई दे, आप उसे आंखें बंद करके काट दीजिए। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को दंडित करना चाहिए। दोस्तों, हम बच्चे की किसी भी चीज़ को अनदेखा नहीं करेंगे। जिस तरह याद हमेशा गलत होगा, उस तरह बच्चों की हर एक चीज़ को अनदेखा करना गलत होगा, और बच्चों को हम कभी भी दंड नहीं देते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो, अगर हमको शब्द पता है कि कौन से शब्द गलत हैं, तो प्रश्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसका सही जवाब दूसरा है। आप इन शब्दों को एक पृष्ठ पर कहीं लिखते चलिए, ये आपको एग्ज़ाम वाले दिन याद करने में आसानी होगी। अगला है दोस्तों, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, आप उस तरह से पेपर आसानी से पास कर लेंगे, ये इस बात की गारंटी देते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कर के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयास करने में क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दूसरा है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तीसरा है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। चौथा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। दोस्तों, जब एक बात समझ लीजिए, दंड हमेशा गलत होगा तो बच्चों की जिज्ञासा भी कम होगी। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है।
अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो दंड के भय से कर रहे हैं। अगला है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अधिगम आवृत्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। दूसरा है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आपको ये शब्द मिल गया, ये कट गया। और एक शब्द और याद रख लीजिए, जब भी आपको सक्रिय शब्द दिखाई दे वो हमेशा सही माना जाएगा पॉजिटिव में। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम हैं? पहला है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। चौथा है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ बच्चे में अभाव पैदा कर रही है वो हमेशा गलत होगी, और भ्रांति पैदा करने वाली चीज़ें भी गलत होंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, जब भी आप गलत शब्द ढूंढ कर ऑप्शनों को एलिमिनेट करेंगे तो आपके प्रश्न के सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। दूसरा है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तीसरा है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। चौथा है, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर। दोस्तों, आप पहले ऑप्शनों को कट कीजिए। यहाँ दंडित शब्द मिल गया, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ आपको केवल शब्द दिखाई दिया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब एक चीज़ और याद रखना, पुरस्कार हम बच्चों को कभी भी नहीं देंगे, और पुरस्कार देना भी गलत माना जाएगा, चाहे वो भौतिक हो या किसी भी प्रकार का हो। अब केवल आपके पास एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन दूसरा। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। दोस्तों, यकीन मानिए, आप इस तरह से प्रश्न याद भी ना हो या आपने कभी ना पढ़ा हो, आप इन चीज़ों से प्रश्न को आसानी से हल कर लोगे। दोस्तों, अगर आपने पेपर को इसी तरह से हल किया तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। चलिए दोस्तों, पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला है, शारीरिक दंड। दोस्तों, यहाँ आपको दंड शब्द दिखाई दे गया, ये कट जाएगा। दूसरा है, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये बिल्कुल सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों, हमने पहले भी बताया था बच्चों की तुलना बिल्कुल नहीं करनी है किसी के भी साथ। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत हैं। अगला है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? पहला है, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। दूसरा है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तीसरा है, एक व्याख्यान देकर। चौथा है, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। दोस्तों, यहाँ आपको एक शब्द दिखाई दिया, व्याख्या। व्याख्या और परिभाषा भी हमेशा गलत होती हैं। अब आपके पास ये तीनों ऑप्शन बचे। अब इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन दूसरा है, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। हम बच्चों को अवसर देना बहुत ही अच्छा मानते हैं। अगला है, दोस्तों, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? पहला है, पर्यावरणीय प्रभाव। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया।
तीसरा है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। चौथा है जन्मजात विशेषताएं। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जब भी बात होगी वहाँ आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के बीच की बात की जाएगी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था क्योंकि प्राथमिक एजेंसी केवल परिवार होती है। इसके सिवा जो भी कुछ बचता है वह समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसी होती हैं। इसमें दो ऑप्शन सही थे, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। यानी केवल परिवार को छोड़कर बाकी सभी जो बचता है वो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार प्राथमिक होता है यानी पहला समाजीकरण का उदाहरण होता है। अगला है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्क अवस्था में, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। दूसरा है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा है विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्त्य होता है। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, विकास को संस्कृति प्रभावित नहीं करती। ये कथन गलत है, संस्कृति उसे पूरी तरह से प्रभावित करती है। अगला है कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। दोस्तों, जब भी लड़का और लड़की में तुलना की जाएगी वहाँ आपको हमेशा जेंडर पक्षपात दिखाई देगा, यानी रूढ़िबद्धता शब्द और जेंडर पक्षपात ये हमेशा शब्द सही होंगे। अगला है बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। पहला है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। दूसरा है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था पृथक यानी अलग करना हमेशा गलत होगा, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, आपका प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाते हैं इन चीज़ों से। आपको ये छोटी छोटी बातें और लोगों से बहुत आगे ले जाएंगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक ये दोनों शब्द या तो एक साथ दिखाई दें या दोनों में से कोई एक शब्द दिखाई दे और यहाँ मनोवैज्ञानिक का नाम दे रखा हो तो इसका सही जवाब हमेशा लेव वाइगोत्स्की होगा। जब भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिखाई दे आप आंखें बंद करके इसका सही जवाब लेव वाइगोत्स्की लगा दीजिए। हम आपको ही ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं जो और लोग आपको नहीं बताएंगे। अगला है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। पहला है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। दोस्तों, इस प्रश्न में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि आपने भाषा बाल्यावस्था में आकर सीखी थी या आपने बोलना किशोरावस्था में सीखा था या जन्म से पहले ही आपने सीख लिया था या जब आप प्रारंभिक बाल्यावस्था में थे, जब थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे तब सीखा था। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, भाषा हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में सीखते हैं। अगर आपको इनके सही जवाब भी नहीं पता हो तो आप इन चीज़ों को कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? दोस्तों, हमने आपको अभी बताया था कि आपको दो शब्द ढूंढने हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। अब आप देख लीजिए कि इस ऑप्शन में सांस्कृतिक और सामाजिक शब्द है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। दोस्तों, अब आपको ऑप्शन मिल गया होगा सामाजिक। जब भी आपको लॉरेंस कोहलबर्ग दिखाई दे, आप या तो ऑप्शन में ढूंढ लीजिए सामाजिक, और अगर कोहलबर्ग ऑप्शन में है तो आप प्रश्न में सामाजिक शब्द ढूंढ लीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? दोस्तों, ये आपकी बहुत ही गलत बात है। आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। चलिए, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको हम इतनी आसान भाषा में चीज़ें समझा रहे हैं, ये चीज़ें आपको पेड क्लास में भी समझने को नहीं मिलेंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संरक्षण एवं कक्षा समावेशन। अगला है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? अनुबंधन, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम। दोस्तों, जब भी आपको संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे का विकास दिखाई दे, आपको सिर्फ स्कीमा देखना है। लेव वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक, और पियाजे के लिए स्कीमा। ये शब्द आपको याद रखना है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, स्कीमा, क्योंकि जीन पियाजे हमेशा स्कीमा की बात करते हैं। अगला है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला वाला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन हैं पाड़, आत्मकेंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना। दोस्तों, आप भूल जाइए लेव वाइगोत्स्की को। आप खुद से सोचिए कि कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे? पाड़ कहेंगे, आत्मकेंद्रित वार्ता कहेंगे, या व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, जोर से बोलना कहेंगे? दोस्तों, आप उसे व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे, यानी खुद से बात करना। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? मॉडलिंग का, पाड़ का, प्रबलन का, अनुबंधन का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है, ये पाड़ का उदाहरण है। जब भी कोई किसी को सहायता करेगा, वो हमेशा पाड़ का काम करेगा। अगला है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? पहला ऑप्शन है अनमय विचारक का, आत्मकेंद्रित विचारक का, सृजनात्मक विचारक का। दोस्तों, यहाँ सृजनात्मक होगा। चौथा है अभिसारिक विचारक का। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, सृजनात्मक विचार सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। अगला है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधा उनको नामांकित करना। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुमानित करना। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि अंक हमेशा गलत होंगे, और ना हम बच्चों को पास फेल का अनुमान लगाएंगे, और विद्यार्थियों को हम श्रेणी में विभाजित भी नहीं करेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? पहला है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। दूसरा है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तीसरा है, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय से ही निर्धारित होती है। चौथा है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है,
बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। ये चीज़ याद रखने की बोल रहे हैं कि बुद्धि को हम कभी भी सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं और बुद्धि जन्म से निर्धारित नहीं होती है। अगला है पठन वैफल्य। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पहला है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहला है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तीसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। दोस्तों समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी को एक साथ लेकर। यहाँ केवल अशक्त बच्चों की बात की जा रही है, यहाँ भी, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। समावेशी में सभी लोग शामिल होंगे। यहाँ इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन ऑप्शन ए है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। दोस्तों अब आपको इसका आंसर तो आसानी से पता चल ही गया होगा, ऑप्शन दूसरा। दोस्तों हमें अपनी पद्धतियों पर विचार करना चाहिए। अगर बच्चे सीखने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत पैदा हो रही है तो हमें अपने ऊपर ही विचार करना है। अगला है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, पहला है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, दूसरा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि सक्रिय शब्द सबसे पॉजिटिव माना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपको इस बार सीटेट पास कराने की गारंटी देते हैं, क्योंकि इतनी आसान भाषा में आपको पेड क्लासों में भी नहीं समझाया जाता कि प्रश्न कैसे सही और कैसे गलत होते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।